तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर क्लियर और स्पष्ट है कि इसमें 48 प्रश्न दिया हुआ है और 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, यानी कि 40 × 1 40 नंबर का। लेकिन इसमें आपको 48 प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो खास बात है कि इस क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पर देखिएगा तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों में ही आपको 48 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें 48 प्रश्नों का जवाब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये भी बात सही है। आप जितना भी तैयारी कीजिए लेकिन इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कि 48 में से इसमें 35 क्वेश्चन आपको टच कर जाए, इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ऐसे ही मैट्रिक एग्जाम तक आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिले और वीडियो को तो लाइक आप जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनान। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड और डी रूस और जर्मनी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा रूस और जर्मनी के बीच। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलोन, यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जो बस गए थे वो फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। सवाल नंबर 4 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बारदोली, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। सवाल नंबर 5 है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। ऑप्शन है ए संपत्ति, बी ज्ञान, सी शांति और डी बहुमूल्य धातु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संपत्ति, यानी कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति जो है जमाखोरी संभव हुआ था। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ऑप्शन ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका और डी हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। सवाल नंबर 9 है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि जो मुद्रित पुस्तक सामग्रियां थी की मांग बढ़ा दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन ने। क्लियर है। सवाल नंबर 10 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1990 के दशक में। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि लैंगिक विभाजन है, यानी किस आधार पर लैंगिक विभाजन पुरुष और महिला में हम अंतर करेंगे या बच्चा और बच्ची या छात्र और छात्राओं में हम अंतर करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका में, यानी कि स्त्री है तो स्त्री जैसी भूमिका मिलेगी और पुरुष है तो पुरुष जैसी भूमिका मिलेगी। इसलिए लैंगिक विभाजन जो है वो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। सवाल नंबर 12 है कि संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा इकहरी शासन व्यवस्था। सवाल नंबर 13 है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान से। सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना, बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी चुनाव लड़ना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा सत्ता प्राप्त करना। सवाल नंबर 15 है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी।
ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 33% और डी 50%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10%। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जैसे कोई राजनीतिक दल है तो उसको कोई ना कोई तो चुनाव चिन्ह होना चाहिए, तो कौन देता है चुनाव चिन्ह उसको। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, तभी जाकर के वो उसी चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ता है। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत और डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टी नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी और डी भारतीय जनता पार्टी। इसका ऑप्शन सही सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है। याद रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव जो है वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन में। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान को। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक एकदम देखते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक क्वेश्चन को भी मिस नहीं कीजिएगा। सवाल नंबर 21 है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समोच्च रेखा, बी समवर्षा रेखा, सी समताप रेखा और डी समवायदाब रेखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समोच्च रेखा। सवाल नंबर 22 है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी नालंदा, डी मुंगेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना। यानी कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो है पटना है। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। बिहार में किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा हो सकता है कि अगर आप दूसरा ऑप्शन याद किए होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप चिंतित होइएगा, लेकिन चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। ऑप्शन जो दिया है हाजीपुर, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, लेकिन इसमें पूर्णिया का कहीं नाम नहीं दिया है, जबकि जूट उत्पादन में पूर्णिया जो है नंबर 1 स्थान रखता है। लेकिन उस हिसाब से देखिएगा तो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा ये सभी जो है जूट उद्योग स्थापित है, इसलिए इसमें कटिहार दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा, कटिहार। अगर पूर्णिया रहता तो इसका जवाब पूर्णिया बिल्कुल सही होता। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बरौनी। खाद कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में स्थित है। सवाल नंबर 25 है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। ऑप्शन सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सीमेंट उद्योग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 26 है कि निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। देखिए नहीं है, नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, डी बांका, तो इनमें से कौन ऐसा जो जिला है जो कि गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी बांका जिला। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 है कि बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा बी गिरावट हो रही है। चलिए सवाल नंबर हम 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। बिल्कुल भी प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है 2006, 2003, 2008, 2005। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2005। यानी कि 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। सवाल नंबर 29 है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है। ऑप्शन है कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोनगनगर, कोलकाता मेदिनीपुर और कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। याद रखिएगा क्या होगा, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है प्रमुख केंद्र कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है।
सवाल नंबर 30 है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। एकदम बिल्कुल ही आसान सवाल है, रबी की फसल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, यानी कहाँ की शिकायत कर सकता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य आयोग में। क्लियर है, 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि उस कंपनी, जो कंपनी है उसका एक से अधिक देशों में उसका स्वामित्व हो, यानी कि एक से अधिक देशों में माल बनाती हो और वो कंपनी बेचती हो। इसलिए इस तरह से देखिए तो फोर्ड मोटर्स भारत में भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, कोका कोला विदेश में भी है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी और कोका कोला भी है। सवाल नंबर 33 है कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, समाजीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। सवाल नंबर 34 है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है। कृषि क्षेत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, सेवा क्षेत्र, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र एक क्षेत्र उसमें से नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा आप लोग कौन होगा, ऑप्शन सी होगा 1969 ईस्वी में। इसके साथ साथ आपको एक भी जानकारी होना चाहिए कि 1969 में टोटल लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए सवाल नंबर हम 36 देखते हैं। सवाल नंबर 36 है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सवाल नंबर 37 है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा, वाणिज्यिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नागरिक सेवाएं। सवाल नंबर 39 है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी। यानी कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 यानी कि 1986 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 40 है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले समूह का थम्सअप था, तो कह रहा है कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको बता चुके हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोका कोला ने। यानी कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। सवाल नंबर 41 है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन है, यानी कौन होती है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, एस तरंग। याद रखिएगा, एस तरंग होगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 42 है कि भारत का संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। देखिए जब से ये सिलेबस चल रहा है उस समय के हिसाब से सार्वजनिक टेलीफोन इसका सही जवाब है, लेकिन अगर आज कहीं कंपटीशन की तैयारी देने जाइएगा तो उसमें मोबाइल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी वही सिलेबस चल रहा है, इसीलिए इसका सभी जगह जवाब आपको सार्वजनिक टेलीफोन ही देखने को मिलेगा। इसलिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 43 है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड, सी हेलीकॉप्टर, डी टेलीस्कोप। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। सवाल नंबर 44 है कि उत्तराखंड है, यानी उत्तराखंड किस प्रकार का है। भूकंप प्रवण है, सुनामी प्रवण है, या सुखाड़ प्रवण है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भूकंप प्रवण। यानी कि उत्तराखंड जो है वह भूकंप प्रवण है। चलिए सवाल नंबर 45 देखते हैं। सवाल नंबर 45 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल इजी सवाल है और VVI भी है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, कोसी नदी को। यानी कि बिहार के शोक जिस नदी को कहा जाता है, नदियों में बिहार का शोक जिसे कहा जाता है उसे कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 46 देखते हैं।
सवाल नंबर 46 है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव उस आपदा को लेकर के आता है या किसी पर देता है, वो कौन सी आपदा है। इसका सही जवाब होगा सांप्रदायिक दंगा भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, यानी कि तीनों जो है वो मानव जनित आपदा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इनमें से सभी। सवाल नंबर 47 है कि भूकंप है, भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 48 अब हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 48 है कि सुखाड़ का कारण क्या है। सुखाड़ जो होता है हम लोगों के खेतों में, सुखाड़ का कारण क्या हो सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कम वर्षा।